हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। बहुत बढ़िया, आई होप सब मस्त हो गए, है ना। अब लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ देख ली थी। अब आज हम अपने क्लास 9th की बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन का इंट्रो देखेंगे, ग्रेविटेशन होता क्या है। तो आपने कभी चीज़ें नोटिस की है कि जब हम किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ ही गिरती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज भी हमने पढ़ी हुई है। न्यूटन बब्बा से रिलेटेड स्टोरी पढ़ी थी, है ना। एक न्यूटन भैया थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, है ना। उनके सर पे एप्पल गिरा था, है ना। फिर उन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया था कि ऐसा क्यों होता है, और तब उन्होंने रिसर्च किया कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे आज इसी के बारे में अच्छे से डिटेल से देखने वाले हैं कि ये ग्रेविटेशन होता क्या है। क्या हर एक ऑब्जेक्ट पर जो ये ग्रेविटेशन लगता है वो सेम लगता है ना। जैसे कि अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया, तो क्या हर एक ऑब्जेक्ट पर ये सेम फोर्स लगा रही है, क्या हर एक ऑब्जेक्ट सेम फोर्स से ही नीचे गिरता है। तो ये सारी चीजें हम इस अपने वीडियो में, है ना, इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो है हमारा ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो अभी हमने बताया कि ग्रेविटेशन है क्या। ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जमीन की तरफ गिरती है, उसी हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो इसकी डेफिनेशन राइट कर लेंगे ग्रेविटेशन की। तो क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन is a force due to which any object falls, ठीक है ना। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, इसी के हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब बात ये आती है कि क्या हर एक ऑब्जेक्ट पर जो ये फोर्स लगता है वो सेम होता है क्या। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट मार्कर है। अगर मैंने इसको छोड़ा तो ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी और ये नीचे की तरफ गिरेगा। अगर मैं इसकी जगह पे कोई भारी सा पत्थर ले लूँ, स्टोन ले लूँ, उसको मैं छोड़ूंगा तो क्या उस पर सेम फोर्स लगेगा, क्या अर्थ उस पर सेम फोर्स लगाएगी। तो क्या ऐसा होता है। अगर मैं उसकी जगह पे कहीं एक छोटा सा मान लो पेपर ले लेता हूँ, पेपर, है ना, अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो भी नीचे की तरफ गिरता है। तो क्या वो सेम फोर्स से गिरता है। जैसे अगर अपन देखेंगे ना कि अपन ने एक मार्कर लिया, उसको छोड़ूंगा तो ऐसे गिरेगा। लेकिन अगर मैं एक पेपर ले लेता हूँ, पेपर को छोड़ूंगा तो पेपर धीरे 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 नीचे आता है। ऐसा एक्चुअली में होता है। तो मतलब क्या होता है कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, वो सेम फोर्स से नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, है ना। वो किस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला मार्कर थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स से नीचे गिरेगा। अगर मैं एक पेपर ले लूँ तो पेपर थोड़ा सा कम फोर्स से नीचे गिरेगा, है ना। तो मतलब जो हमने ये देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग अलग लगता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगता है, उसके लिए एक लॉ होता है, ठीक है ना। अर्थ जो होती है किस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया किस दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक लॉ की हेल्प से अपन जानते हैं। उस लॉ का क्या नाम है, नाम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है उसका नाम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारी अर्थ हो गई, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, वो कौन डिफाइन करेगा, ये लॉ डिफाइन करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। जैसे हमने देखा है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, स्टार्स हैं। जैसे हमने बोला सन हो गया और एक अर्थ हो गई। सन भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो किसकी हेल्प से जानेंगे अपन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे दो ऑब्जेक्ट को ये है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमारा ग्रेविटेशनल लॉ जरूर बोलता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
ठीक है ना। जैसे अर्थ हो गई, अर्थ हमारे मून को अट्रैक्ट करती है, अर्थ जो हो गई सन को भी अट्रैक्ट करती है ना। अर्थ हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है और सन भी हर एक चीज को, मतलब यूनिवर्स में जितने सारे भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। कम फोर्स को हम नोटिस नहीं कर पाते और जो बहुत ज़्यादा फोर्स होता है उसको अपन नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे को फोर्स लगा करके अट्रैक्ट करते हैं। अब ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं वो हमें देखना है। किसकी हेल्प से देखना है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हेल्प से। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए हो गया और एक ऑब्जेक्ट बी हो गया। मान लो कि इसका मास कितना है? m1 है, m1 मास है। इसका मास कितना है? m2 मास है, वजन मास, ठीक है ना। और ये एक दूसरे से, मान लो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं? d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। d डिस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, है ना। अब वो कितना फोर्स लगाएंगे ये देखेंगे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स, मान लो कितना लग रहा है? F। तो F जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों के मास के प्रोडक्ट के, मतलब m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि इनका मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इन पर क्या लगने वाला है? फोर्स। मतलब अगर ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं तो एक दूसरे पर बहुत ही कम फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर इनका मास बहुत ज़्यादा है तो ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको एग्जांपल के तरह, जैसे मैग्नेट देखा ना आपने, मैग्नेट अगर मैं दो छोटे छोटे से मैग्नेट ले लूँगा और उनको यहाँ पे रखूँगा तो वो एक दूसरे पे बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं यहीं पे बड़े मैग्नेट्स रख लूँगा, है ना, बड़े मैग्नेट्स, तो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। तो सेम टू सेम इनके साथ भी होता है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास कम है, मतलब छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स। लेकिन अगर इनका मास ज़्यादा है, मतलब ये बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं, तो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है कि जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स है दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा इनका प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा इनका फोर्स लगने वाला। मान लो इस वाले का मास कितना है? 5 ग्राम। इस वाले का मास मान लो कितना है? 1 ग्राम। तो इनका फोर्स कितना आएगा? 5 1 जा 5। हमने क्या सपोज किया? मान लो 5 न्यूटन आएगा। लेकिन देखो अगर मैंने यहीं पे बोल दिया इसका 5 ग्राम है और इसका अगर 2 ग्राम है, तो अब इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 10। तो हमने बोल दिया भैया 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। मतलब जितना ज़्यादा इनका मास होगा, मतलब जितने बड़े ये होंगे उतना ज़्यादा इन पर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है, ठीक है ना। तो पहली तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि जो ये फोर्स होता है, जो लगने वाला फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब क्या है कि इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स की वैल्यू इतनी कम होने वाली है, ठीक है ना। मतलब कहने का, जैसे मैंने मैग्नेट्स का एग्जांपल लिया, अगर मैंने छोटे छोटे मैग्नेट्स लिए तो इन पर कम फोर्स लगेगा, एक दूसरे पर कम फोर्स। लेकिन अगर मैंने बड़े मैग्नेट्स ले लिए सेम डिस्टेंस पे तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया। बट अगर मैंने देखा दो मैग्नेट्स मैंने लिए पास पास रखे हैं, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी, मतलब इतना दूर दूर रख दिया, तो वो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाते हैं, है ना। मतलब हमने क्या बोलिए, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मैं इनकी डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे उसकी वैल्यू क्या जाएगी? कम, ठीक है ना। अब कितनी कम हो जाएगी? तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में कम होती है। जैसे मान लो इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी थी? 2 थी, ठीक है ना। तो इनका जो फोर्स होगा वो कितने गुना कम हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, मतलब 1/4, मतलब 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने 3 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इनकी जो फोर्स है वो कितने गुना कम हो जाएगी? 9 टाइम्स क्या जाएगी? कम। मतलब अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ाता हूँ तो फोर्स बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या होता है? कम हो जाता है,
ठीक है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही दोनों चीज़ कहता था, एक तो ये उसने बोला और दूसरा उसने क्या बोला, ये उसने बोला कि जो फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मिला देता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा अगर मैं दोनों इक्वेशन को मिला दूंगा, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से F। जब हम यहाँ से कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ होता है, यहाँ पर हम कौन सा कांस्टेंट यूज़ करते हैं, G, कैपिटल G, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर आ जाएगा m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे राइट करेंगे वेयर कैपिटल G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट थे, इनका मास हमने बता दिया, इनका मास मान लो m1 है और इसका मास m2 है, तो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, तो मैं इस वाले डेफिनेशन, इस वाले फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर लेते हैं, ठीक है ना, एक अपन वैल्यू लेके चलते हैं कि उनके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, चलो देखते हैं उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हमने बोला कि कोई भी मान लो दो ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स में, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लो पहले वाले का मास कितना है, हमने बोला कि 10 kg है, 10 kg है। इसका मास हमने बोल दिया कितना है, मान लो 5 kg है, ठीक है। इन दोनों का मास है, ये एक दूसरे से सपोज मान लो कितने डिस्टेंस पर हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये बोलता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो गए एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। अब ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। वैल्यू रख लेंगे अगर सबकी, G की वैल्यू, G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2। ये क्या होती है, इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इसकी एक वैल्यू होती है, यहाँ हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो G की वैल्यू जाएगी 6.7 इंटू 10 की पावर -11, m1 की वैल्यू कितनी है 10, m2 की वैल्यू कितनी है 5 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2, तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 6.7 इंटू 10 की पावर -11, इनका मल्टी किया तो 10 5 50 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 4 6 जा 28 24 और कितना बचा 4 7 लगभग 1.67 और इनका प्रोडक्ट कर लिया तो कितना आ जाएगा 0 33 8, ठीक है, और 2 डिजिट का डेसिमल लगभग कितना आएगा 83.5 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। मतलब लगभग कितना फोर्स लगेगा 83.5 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन। अब देखो ये 10 की पावर -11 आ रहा, मतलब ये वैल्यू कैसी है, बहुत ही कम है। इतनी कम वैल्यू है कि ये फोर्स हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मतलब हमारे यूनिवर्स में जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट थे, इनकी जगह मैंने ये दो मार्कर रख लिए, ठीक है ना। ये मान लो 10 kg का है, ये मान लो 5 kg का है, एक दूसरे के ऊपर कितनी डिस्टेंस पर हैं, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर यूनिवर्स में ये दोनों रखे हुए हैं तो हमने बोला कि इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा हो, इतना फोर्स। ये फोर्स इतना कम है, देखो 10 की पावर -11 आ रहा है। -11 का मतलब क्या होता है, बहुत कम फोर्स लग रहा है। इसलिए इतना कम फोर्स है कि हम इसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं।
ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड, ठीक है ना, ये बोर्ड भी हम पर फोर्स लगा रहा है, अब मैं भी इस पर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वो फोर्स इतना कम है तो वो नोटिस ही नहीं हो पा रहा है, समझिए ना। तो मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अर्थ है इस पर फोर्स लगा रही थी कि नीचे की तरफ जा रही है, क्यों? क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, उसका मास इतना ज़्यादा है, मतलब उसका मास, मतलब अगर मैं बोलूं कि मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, एक अर्थ है और एक मान लो हम हैं, हम एक अर्थ है, हमारा मास तो कम है लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू कैसे हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो हमें वो फोर्स दिखाई देगा, इसलिए हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं, हम पर फोर्स लगता है। तो वैसे ही ये दो ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इनका मास इतना कम है, इतने कम छोटे हैं, तो इन पर जो फोर्स होता है इतना कम होता है कि हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है।